हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिको गाइड। आज का हमारा टॉपिक है एपोप्टोसिस। ये फिजियोलॉजी की जो सेल चैप्टर है उसमें आता है। फर्स्ट उसकी डेफिनेशन, नेचुरल और प्रोग्राम डेथ ऑफ द सेल कंट्रोल बाय इट्स ओन जीन्स। मतलब कि ये एक नेचुरल और प्रोग्राम डेथ होता है सेल का और ये कंट्रोल होगा उसके जो ओन जीन्स है उनके थ्रू। इट इज आल्सो कॉल्ड एज सेल सुसाइड। मतलब कि उसको हम ये जो एपोप्टोसिस प्रोसेस है उसको हम सेल सुसाइड भी कह सकते हैं। इट हेल्प टू रिमूव अनवांटेड और डैमेज सेल विदाउट कॉजिंग हार्म टू नेटबोरिंग टिश्यू। मतलब कि ये हेल्प करेगा जो अनवांटेड और जो डैमेज सेल होते हैं उसको रिमूव करने के लिए, उसके आसपास की जो टिश्यू और स्ट्रक्चर है उसको हार्म करे बिना। अब जो फंक्शन सिग्निफिकेंस ऑफ द एपोप्टोसिस, play important role in the maintaining cellular homeostasis, where around 10 million cell die every day to balance cell production। तो ये क्या होगा कि जो एपोप्टोसिस प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, जो सेल होते हैं वो अपने आप ही सुसाइड कर लेंगे। तो रोज क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल का प्रोडक्शन भी होगा और बहुत सारे सेल होते हैं उसका डेथ भी होगा। तो यहाँ पे जो सेल का प्रोडक्शन होता है उसको बैलेंस करने के लिए एवरी डे हमारी जो बॉडी है उसमें जो 10 मिलियन सेल होते हैं वो डाई होते हैं। इट इज एसेंशियल होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, लाइक फर्स्ट लार्ज नंबर ऑफ द न्यूरॉन्स प्रोड्यूस बट 50% आर रिमूव ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ द साइनेप्स बिटवीन न्यूरॉन्स। क्या होता है कि न्यूरॉन्स लार्ज नंबर में प्रोड्यूस तो हो जाएगी पर जब फॉर्मेशन होता है साइनेप्स का बिटवीन न्यूरॉन्स में तब 50% न्यूरॉन्स होते हैं वो अपने आप ही रिमूव हो जाते हैं। जो किस प्रोसेस से थ्रू होगी, ये जो एपोप्टोसिस प्रोसेस है उसके थ्रू ही। फिर रिमूविंग वेब्स बिटवीन फिंगर इन फीटस, मतलब कि जो फिंगर की फीटस होती है उसमें बीच में जो वेब्स होती है वो रिमूव होगी। वो किस प्रोसेस से, जो एपोप्टोसिस प्रोसेस है उससे। रिग्रेशन ऑफ द डक्ट सिस्टम ड्यूरिंग सेक्स डिफरेंशिएशन, सेक्स का डिफरेंशिएशन होगा इन जो यूट्रस होता है उसमें, लाइक मेल फीमेल, तो उसके दरमियान एक डक्ट होती है वो उसका रिग्रेशन होगा। तो ये जो एपोप्टोसिस प्रोसेस है उससे ही होगा। स्लगिंग ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुएशन होता है उसमें जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होता है उसका स्लगिंग होगा। तो ये किस प्रोसेस से होगा, जो एपोप्टोसिस प्रोसेस है उससे। एलिमेंट ऑटो एग्रेसिव टी सेल प्रिवेंटिंग ऑटोइम्यून डिजीज, जो ऑटोइम्यून डिजीज होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए एलिमेंट हो गए जो ऑटो एग्रेसिव टी सेल होते हैं वो। तो ये किससे एलिमेंट हो गए, जो एपोप्टोसिस प्रोसेस होती है उससे। एक्टिवेशन ऑफ द एपोप्टोसिस, उसमें क्या होता है कि ये जो एपोप्टोसिस प्रोसेस होती है वो एक्टिवेट कैसे होगी। फर्स्ट उसका पॉजिटिव सिग्नल से वो एक्टिवेट होगी और नेगेटिव सिग्नल से एक्टिवेट होगी। ये जो पॉजिटिव सिग्नल देगी जो नर्व ग्रोथ फैक्टर होते हैं वो, या जो इंटरल्यूकिन 2 होता है, और जो नेगेटिव सिग्नल देगी या अगर डीएनए डैमेज हो गया है वो, अगर वायरल इन्फेक्शन आ गया वो, अगर जो एक्सपोजर एक्सरे होता है उससे एक्सपोज होता है, अगर कीमोथेरापी ड्रग्स हम यूज करते हैं तो इससे हमारे जो सेल है उसको नेगेटिव सिग्नल मिलेगा और उससे एपोप्टोसिस प्रोसेस एक्टिवेट होगी। उसमें क्या होता है, जो स्पेशल मॉलिक्यूल होते हैं उसको हम बोलेंगे डेथ रिसेप्टर लिगैंड। ये बाइंड हो गई जो डेथ रिसेप्टर होता है उससे, उसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर, और इससे प्रोसेस है वो इनिशिएट होगी। तो यहाँ पे जो डेथ रिसेप्टर लिगैंड होते हैं वो लाइक होते हैं टीएनएफ अल्फा और फास्ट लिगैंड, और जो डेथ रिसेप्टर होते हैं वो होते हैं टीएनएफ आर1 और फास्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, एक समझ लो, ये एक सेल है, उसके आसपास में ये जो रिसेप्टर है उसको हम बोलेंगे डेथ रिसेप्टर, और इसमें जो डेथ रिसेप्टर लिगैंड होता है वो आके बाइंड होगी। तो ये बाइंड होगी, इससे फिर क्या होगी, जो एपोप्टोसिस प्रोसेस होती है वो इनिशिएट होगी। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका भी एक प्ले रोल होता है। तो ये क्या करेगा, रिलीज करेगा जो साइटोक्रोमिक है उसको, या एसएमएससी, उसको हम डायब्ले भी बोलेगी। तो ये हेल्प करेगा जो आसपास एक एंजाइम है उसको एक्टिवेट करने के लिए, और जब आसपास एंजाइम एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा, जो ब्रेक डाउन करेगा साइटोस्केलेटल प्रोटीन, डीएनए और अदर कंपोनेंट में। नॉर्मली क्या होता है कि अगर सेल हेल्दी होगा तो उसमें जो आसपास होता है वो सप्रेस होता है, और उसको सप्रेस करेगा ये जो इनिबिटर प्रोटीन होता है वो, एपोप्टोसिस इनिबिटिंग फैक्टर। अब हम समझते हैं जो एपोप्टोसिस प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। तो फर्स्ट क्या होता है, जो आसपास करके एंजाइम होता है वो एक्टिवेट होगा। वो एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा, जो साइटोस्केलेटन प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट कर लेगा। इसकी वजह से जो सेल होता है वो पूरा श्रिंक हो जाएगा और राउंड हो जाएगा। और फिर क्या होगा, जब सेल श्रिंक होता है तो उसके जो आसपास के स्ट्रक्चर होते हैं उससे उसका कांटेक्ट होता है वो बहुत लूज हो जाएगा। इसकी वजह से जो क्रोमेटिन होता है जो न्यूक्लियस के अंदर, उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा और कंडेंसेशन हो जाएगा। फिर जो उसके आसपास में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। इसकी वजह से जो डीएनए होते हैं वो स्मॉल फ्रेगमेंट में क्लेवेट हो जाएगा। इसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो ब्रेक हो जाएगा बहुत सारे जो न्यूक्लियोसोमल यूनिट है उसमें। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत सारे न्यूक्लियोसोमल यूनिट्स में ब्रेक होता है, उसको हम बोलेंगे क्रोमेटिन बॉडी। फिर जब न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन डिसकंटिन्यू होती है उसके बाद क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी ब्रेक हो जाएगी और बबल लाइक अपीयरेंस हो जाएगा सेल का।
और फाइनली सेल होता है वो ब्रेक हो जाएगा इन सेवरल फ्रेगमेंट। उसमें उसके सेल के कंटेंट क्या होगी, तो फर्स्ट इंट्रासेल्युलर मटेरियल होगा और जो क्रोमेटिन बॉडी है वो होगा। तो यहाँ पे जो इंट्रासेल्युलर मटेरियल होता है वो उसको हम बोलेंगे वेसिकल्स या जो एपोप्टोसिस बॉडी है उसको। और फिर बाद में क्या होगा, जो फेगोसाइटोसिस होते हैं वो या जो डेंड्राइटिक सेल होते हैं वो जो एपोप्टोसिस बॉडी है उसको इंगल्फ कर लेगा और इसकी वजह से वो सेल है पूरा डाई हो जाएगा। यहाँ पे हम प्रोसेस को डायग्राम के थ्रू देखते हैं क्या हुआ। फर्स्ट नॉर्मल सेल था, फिर आसपास एंजाइम है वो एक्टिवेट हुआ, इसकी वजह से जो साइटोस्केलेटन का प्रोटीन है उसको उसने डाइजेस्ट कर लिया। फिर क्या हुआ, सेल पूरा श्रिंक हो गया और उसके जो आसपास के स्ट्रक्चर है उससे भी उसका कांटेक्ट बहुत लूज हो गया। फिर यहाँ पे जो डीएनए है वो बहुत सारे स्मॉल फ्रेगमेंट में डिवाइड हो गया क्योंकि जो उसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसकंटिन्यू हो गया था। फिर उसकी वजह से क्या हुआ, जो यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी डिसकंटिन्यू हो गई। तो उसकी वजह से जो सेल का अपीयरेंस है वो बबल लाइक अपीयरेंस हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, सेल होता है वो फाइनली ब्रेक हो गया सेवरल फ्रेगमेंट में। उसको हम क्या बोलेंगे, जो एपोप्टोसिस बॉडी है वो फिर फेगोसाइट और मैक्रोसाइट आएगी और यहाँ पे जो एपोप्टोसिस बॉडी है उसको इन्वॉल्व कर लेंगी और फाइनली जो सेल होता है वो रिमूव हो जाएगा। If apoptosis occur too much, it cause disease like Alzheimer disease, hemolytic anemia, AIDS and ischemic injury. अगर ये जो एपोप्टोसिस प्रोसेस होती है वो टू मच होगी तो क्या होगा, बहुत सारे जो डिजीज होता है वो इसी वजह से होता है।